हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 54। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज नेपोटिज्म इज अ सिनोनिम ऑफ। नेपोटिज्म का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब है भाई भतीजावाद। आप अगर बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बॉलीवुड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा इसकी होती है। नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद, यानी आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके भाई हैं, भतीजे हैं, उनका फेवर करना, उसको बोलेंगे नेपोटिज्म, यानी रिलेटिव्स का फेवर करना। और इसको आप इंग्लिश में फेवरेटिज्म भी बोलते हैं, यानी नेपोटिज्म का सिनोनिम हो गया फेवरेटिज्म। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो नंबर बी पर है केयरलेसनेस, यानी कि लापरवाही। इनएफिशिएंसी का मतलब है अयोग्यता। करप्शन का मतलब है भ्रष्टाचार। द नंबर 2 इज द वर्ड कैप्शन मीन्स। कैप्शन का मतलब है शीर्षक, इंग्लिश में बोलेंगे टाइटल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कैप्शन का मतलब टाइटल भी होता है, हेडलाइन भी होता है, हेडिंग भी होता है। सो अगर आपको ऑप्शन में हेडिंग दिया होता टाइटल की जगह तो वो भी आपका करेक्ट होता। द नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एलिवेशन इज। एलिवेशन का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एलिवेशन का मतलब है किसी चीज को ऊपर की तरफ ले जाना, यानी किसी चीज को रेज करना, और उसको बोलते हैं उत्कर्ष। इंग्लिश में बोलेंगे एलिवेशन, यानी किसी भी चीज को ऊपर की तरफ ले जाना। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को नीचे की तरफ लाना या किसी चीज को गिरा देना। क्लियर? इसको बोलते हैं अपकर्ष। इंग्लिश में बोलेंगे डिग्रेडेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ ले जाना और डिग्रेडेशन यानी नीचे की तरफ ले जाना। सो यहां पर उत्कर्ष का अपोजिट हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 4 to 5 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज मोर देन व्हाट इज नीडेड और वांटेड, यानी ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का होना। कोई भी चीज़ है, आपको जितनी चाहिए, जितने की ज़रूरत है, जितने की नीड है, उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपको मिलती है तो आप उसको बोलते हैं फालतू। इंग्लिश में बोलेंगे सुपरफ्लुअस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 5 इज अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी एक ऐसी आवाज़ जिसको के सुना नहीं जा सकता, यानी जो सुनाई नहीं दे सकती। ठीक है, इतनी धीमी आवाज़ है, इतनी मंदी आवाज़ है कि वो सुनाई नहीं पड़ रही है। सो उसको बोलते हैं इनऑडिबल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस आवाज़ को सुना जा सकता है उसको बोलते हैं ऑडिबल, जिसको नहीं सुना जा सकता उसको बोलते हैं इनऑडिबल। द नंबर 6 इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी सेम करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। द नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। सो यहां पर जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम। इसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हो तो जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे वो भी सेम उसी वर्ड से स्टार्ट होगा। अदरवाइज अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, अगर किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है यहाँ पर, देन आप या तो इफ का यूज करते हैं या फिर वेदर का। सो यहाँ पर एक WH फैमिली का वर्ड दिया गया है व्हेन। सो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां पर भी व्हेन का यूज एज इट इज हो जाएगा, यानी सेंटेंस क्या बनेगा? आई आस्क्ड हिम व्हेन। क्लियर? सो यहाँ पर अगर आप देखें तो या तो आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर ए या फिर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पर इन्होंने हिम मिस कर दिया, ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने इफ का यूज कर दिया। सो ये दोनों ऑप्शंस इसलिए गलत हो गए। बचा आपके पास ए और डी। अब इन दोनों को चेक कीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पर आया है विल और यहाँ पर आया है वुड, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होती है, यानी ये जो यहाँ पर विल आया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न। द नंबर 9 इज व्हाट डज द फ्रेज ऑलिव ब्रांच मीन।
एक फ्रेज आपको दिया गया है ऑलिव ब्रांच, इसका मतलब बताना है। सो इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है शांति प्रस्ताव, यानी कुछ ऐसा बोलना या कुछ ऐसा करना जो दर्शाए कि आप सामने वाली जो पार्टी है उसके साथ में अपना पीस बना कर रखना चाहते हैं, उसके साथ में शांति रखना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे ऑलिव ब्रांच। और शांति प्रस्ताव यानी कि एन ऑफर ऑफ पीस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 10 to 13 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज द स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिस विश्ड ईच अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। सो यहाँ पर इंप्रूव करना है ईच अदर को, और ऑप्शंस आपको मिले हैं एवरीवन, ईच अनदर, वन अनदर। सो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है वो है द स्टाफ मेंबर्स, यानी कि प्लूरल है और आपको नहीं पता ये दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको प्लूरल दिया गया हो बट ये ना पता हो दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप अपनी तरफ से ये मान कर चलिए कि दो से ज़्यादा हैं। क्लियर? यहाँ पर बोला है स्टाफ मेंबर्स यानी प्लूरल, तो दो से ज़्यादा मान के चलेंगे, और दो से ज़्यादा के लिए आप यूज़ करते हैं वन अनदर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 11 इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ। सो यहाँ पर इंप्रूव करना है यू हैव बीन डूइंग। एक चीज़ याद रखिए, आप कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मैंने आपको बता रखा है जो आपका सेंटेंस होगा उसमें पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, यानी इन्वर्जन होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इन्वर्जन हो जाता है। सो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो ये क्या है आपकी यू से पहले आ जाएगी। क्लियर? यानी कि या तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन्हीं में हैव का यूज यू से पहले हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सो यहाँ पर आया है डन और यहाँ पर आया है डूइंग। सो अगर आप अपने सेंटेंस को देखें तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो आप जब इसको इंप्रूव करेंगे तो आपको इंप्रूव करने के बाद भी सेम रहनी चाहिए, टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। आप टेंस चेंज नहीं कर सकते, आपको सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ इंप्रूव करना है। यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हैव यू बीन डूइंग, क्योंकि अगर आप ए ऑप्शन टिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी टेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। द नंबर 12 इज दे ऑब्टेन्ड द टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाय रॉन्ग मीन्स, यानी कि उन्होंने जो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्टेन की, कैसे? गलत तरीकों से। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को गलत तरीके से हासिल कर रहे हैं आप, किसी भी कोई भी चीज़ है गलत तरीके से आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं, सो उसको बोलते हैं फ्रॉडलेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है? सेंटेंस इंप्रूव करना है। तो अगर आप यहाँ पर रॉन्ग रखते हैं तब भी आपका सेंटेंस काफ़ी हद तक सही है, बट आपको इंप्रूव करना है और एक सुइटेबल, एक सही ऑप्शन आपको मिला हुआ है, सो आप इंप्रूव कर देंगे। ज़रूरी नहीं है आपका सेंटेंस गलत हो तभी इंप्रूवमेंट होगी, नहीं, हो सकता है आपका सेंटेंस सही हो बट क्योंकि आपको इंप्रूव करना है तो आप उसको थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रॉडलेंट, जिसका मतलब है गलत तरीके से कुछ हासिल करना, कुछ प्राप्त करना। द नंबर 13 इज बोथ द मदर इन लॉज वेलकम द न्यू वेड विद गार्लैंड्स। सो यहाँ पर इंप्रूव करना है मदर इन लॉज। सो ये क्वेश्चन है आपका नाउन से, सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए मदर इन लॉज, यानी कि कोशिश की जा रही है ये जो मदर इन लॉ है इसको प्लूरल बनाने की, और आप जानते हैं इस टाइप के जो नाउन है उनको प्लूरल कैसे बनाया जाता है। सो यहाँ पर मदर के साथ में एस आएगा, लॉ के साथ में एस नहीं आएगा, यानी क्या बन जाएगा? मदर्स इन लॉ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 14 to 15 है फिलर्स। नंबर 14 इज द प्लेन वॉज डैश 5 hours लेट, यानी कि जो प्लेन है वो लगभग 5 घंटे लेट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट, जिसका मतलब है लगभग। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो सभी जो हैं बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं देगा। इवनली का मतलब है बराबर, डूइंग का मतलब है करना, कीपिंग का मतलब है रखना। सो ये कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको सही सेंस दे। यहाँ पर आ जाएगा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। द नंबर 15 इज ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन डैश, यानी वो बात किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब कोई भी बंदा है वो बात किए जा रहा है रेगुलरली, ठीक है, बिना रुके हुए। सो बिना रुके हुए इसको इंग्लिश में बोलेंगे एड इन्फिनिटम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन एड इन्फिनिटम, यानी वो बात किए जा रहा है, किए जा रहा है बिना रुके हुए। बाकी ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो वोरेशियसली का मतलब है उत्सुकता से, नहीं हो सकता। इसके बाद हेजिटेटिंगली, इसका मतलब आप जानते हैं हिचकिचाते हुए, तो अगर वो हिचकिचाते हुए बोलता तो इतना ज़्यादा नहीं बोलता, ठीक है, वो बंदा तो रुक ही नहीं रहा है। देन एड इंटरिम का मतलब है
जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए है, कुछ समय के लिए है, उसको बोलेंगे एड इंटरिम। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सेंस दे रहा है, बाकी ऑप्शंस सही सेंस नहीं दे पा रहे। देन डायरेक्शन 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। पैसिव बनाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए, उसे सब्जेक्ट बना दीजिए। ऑब्जेक्ट है आपका देम, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, दे। यानी ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि इन्होंने दा का यूज किया है। बचे आपके पास ए, बी और सी। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, टेंस का। यहाँ पर आया है विल, यहाँ पर आया है वुड, यहाँ पर आया आर। तो अब आपको देखना होगा आपका जो सेंटेंस दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है, उसमें कौन सा टेंस है। सो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर आया है विल, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। सो और दूसरी चीज आप जानते हैं एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होती, यानी कि यहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। वुड नहीं हो सकता क्योंकि टेंस चेंज हो जाएगी। वुड कहां पर, विल का वुड कहां पर होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक्टिव पैसिव में नहीं होता क्योंकि टेंस चेंज नहीं होती। आर नहीं हो सकता क्योंकि आर से सेंटेंस प्रेजेंट का बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द नंबर 17 इज शी बिगिंस हर डे विद अ कप ऑफ कॉफी। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है हर डे से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। सी और डी पहले ही गलत हो गए। इसके बाद ए और बी को अगर आप ध्यान से पढ़ें, सो यहाँ पर आया है बीइंग, बिगन, और ऑप्शन नंबर बी में आया है सिर्फ और सिर्फ बिगन। सो यहाँ पर देखिए जो आपका सेंटेंस दिया गया है ये है सिंपल प्रेजेंट का। कैसे पता चला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस से। सिंपल प्रेजेंट का है तो आपका जब पैसिव बनेगा वो भी सिंपल प्रेजेंट का बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बीइंग का यूज हम सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस के साथ करते हैं। सो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। द नंबर 18 इज गिव द फेमिनाइन ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपको दिया गया है ड्रैक, अब इसका फेमिनाइन बनाना है। सो ये मैंने आज के सेशन में इसलिए लिया है क्योंकि ड्रैक एक ऐसा वर्ड है जो काफ़ी बार आ जाता है बट इसका मीनिंग हम नहीं समझ पाते। सो ड्रैक का मतलब है नर बत्तख, यानी बत्तख के अंदर जो मेल होते हैं उनको बोलते हैं ड्रैक। अब आप आसानी से बता सकते हैं इसका फेमिनाइन क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा। सो स्त्रीलिंग हो जाएगा डक, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 19 to 20 है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज essay writing is an art that requires many planning on the part of the writer। सो यहाँ पर एरर है ऑप्शन नंबर बी में, बी पार्ट में आपका एरर है। कहाँ पर, ये मैनी प्लानिंग। एक चीज याद रखिए, मैनी का मतलब क्या है, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारी प्लानिंग लगती है, ये यहाँ पर सेंस निकल रहा है, ठीक है। बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो बहुत सारी के लिए आप मैनी का भी यूज़ करते हैं और कभी कभी मच का भी यूज़ करते हैं। अब इनसे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको एक अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है तो उसके साथ में आप यूज़ करते हैं मच का, और अगर आपको एक काउंटेबल नाउन दिया गया है सो उसके साथ में यूज़ होता है मैनी का। अब यहाँ पर आपको वर्ड मिला प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो इसके साथ में मच का यूज़ होना चाहिए, मैनी का यूज़ नहीं होगा। यानी बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैनी को रिप्लेस करना होगा मच से। इसके बाद नंबर 20 इज शैली इज सुपीरियर देन बैरन इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी। सो यहाँ पर बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है आपका। सुपीरियर के साथ में आप जानते हैं टू का यूज़ होता है, देन का यूज़ नहीं होता। सो देन को रिप्लेस कर देंगे टू से, यानी कि बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रेफर, ये सब क्या है, इनके साथ में हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन टू का यूज़ होता है, देन वगैरह इनके साथ में नहीं आता। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमिसेस। वहां पर भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना था, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 7 में भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रेडिलेक्शन की स्पेलिंग वहां पर सही है। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।